वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे थ्री स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इन लॉ के लॉ के अंदर जो थ्री स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ लॉ और इस बात का कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि लॉ क्या होता है। इसके बाद एनालिटिकल स्कूल और पॉजिटिविस्ट स्कूल जो सबसे पहला है, इसके बाद हिस्टोरिकल स्कूल और सबसे आखिर में सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इन लॉ, इसको हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और इस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि एनालिटिकल स्कूल या पॉजिटिव स्कूल ये किस तरह से लॉ को देखता है, हिस्टोरिकल स्कूल ये किस तरह से लॉ को डिस्क्राइब करता है और सोशियोलॉजिकल स्कूल ये किस तरह से लॉ को डिस्क्राइब करता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ लॉ। इस पे मेरी अलग से मुकम्मल वीडियो है जिसे आप डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इन शॉर्ट सिर्फ कंसेप्ट के लिए इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है और इन शॉर्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ लॉ। तो लॉ का लफ्ज़ जर्मनी ज़बान के लफ्ज़ लैग से निकला है जिसका मतलब है समथिंग फिक्स्ड और अनचेंज्ड, यानी ऐसी चीज़ जो फिक्स होती है और चेंज नहीं हो सकती। इसके बाद हॉलैंड इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि लॉ इज़ अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल एक्शंस। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल एक्शंस का रूल होता है एनफोर्स्ड बाय सॉवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल एक्शंस क्या होते हैं कि लॉ जिस तरह हॉलैंड कह रहे हैं कि इज़ अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल एक्शंस। तो इंसान के कुछ एक्सटर्नल एक्शंस होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं। इंटरनल में क्या आता है, जो हमारे ज़हनों में होता है, जो हमारे अंदर होता है। हम सोचते हैं कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं सोशलिस्ट हूँ, मेरा ये ओपिनियन है या इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी की सारी इंटरनल चीज़ें होती हैं। ठीक है, इससे लॉ को कोई सरोकार नहीं है कि हम जो मर्ज़ी सोचते रहें। लॉ किसके बारे में सोचता है, जो हमारे एक्सटर्नल एक्शंस होते हैं। जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उस वक्त जो हमारे एक्शंस होते हैं बैरूनी, उसको लॉ देखता है कि हम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, किसी की प्रॉपर्टी को, सिमिलरली दूसरे हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, हम ट्रेड कैसे कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो लॉ देखता है एक्सटर्नल एक्शंस। इसके बाद ये जो रूल्स हैं, ठीक है, ये कौन इन्फोर्स करता है, इन्फोर्स्ड बाय सॉवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो आज के दौर में जो सोवरेनिटी होती है ये स्टेट के पास होती है, लिहाजा जो स्टेट होती है यही बेसिकली इसको इन्फोर्स करती है। तो स्टेट लॉ को बनाती है और सिर्फ एक्सटर्नल एक्शंस के बारे में। तो ये जो चीज़ें होंगी ये बेसिकली लॉ होगा। इसके अलावा सलमन क्या कहते हैं कि लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये कहते हैं कि इंसाफ के मामलात पे, इंसाफ के इंतज़ाम में जो लॉ है ये बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, ये असूल व ज़वाबत हैं और यहाँ पे डायरेक्ट बात होगी कि रिकग्नाइज, स्टेट इसको रिकग्नाइज़ करती है और स्टेट इसे अप्लाई करती है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक हो गया। तो सबसे अहम चीज़ इसमें स्टेट ही आती है कि स्टेट ही लॉ को रिकग्नाइज़ करती है, यानी स्टेट ने ही बताना है कि व्हाट इज़ लॉ। ठीक है, तो जब स्टेट इस बात को डिफ़ाइन कर रही है कि व्हाट इज़ लॉ, तो फिर स्टेट ने इसको बनाना है और स्टेट ने इसको इन्फोर्स करना है, क्योंकि जो पावर होती है, पॉलिटिकल पावर जो होती है, अथॉरिटी जो होती है, वो स्टेट के पास होती है। तो ये था सलमन किस तरह से लॉ को देखते हैं। तो आम लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि लॉ इज़ अ जनरल रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, कि किस तरह से इंसान अपने मामलात को तय करता है और वो कौन से हैं, ओनली एक्सटर्नल एक्शन, सिर्फ बाहर वाले मामलात, फ्रेम्ड बाय स्टेट एंड एनफोर्स्ड बाय इट्स सॉवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी या एनफोर्स्ड बाय इट्स कोर्सिव पावर। कि लॉ सिर्फ और सिर्फ इंसानों के बारे में है, उनके एक्सटर्नल एक्शंस के बारे में। स्टेट उसको बनाती है और उसकी जो कोर्सिव पावर है, ठीक है, यानी स्टेट के पास पावर है कि कोई अगर लॉ को फॉलो नहीं करता तो वो उसे पेनल्टी दे, वो उसे सज़ा दे। ठीक है, ये जो अथॉरिटी है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास ही है। तो ये मतलब आम लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि लॉ है। तो यहाँ पर मैंने आपको इन शॉर्ट एक कंसेप्ट देने की कोशिश की बहुत ही मुख्तसर लफ्ज़ों में कि लॉ क्या होता है। चूँकि इस पर मेरी अलग से वीडियो है तो वो आप डिटेल के लिए देख सकते हैं। असल मैंने थ्री स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बताना है, तो आइए हम उसको आगे देखते हैं। तो पीछे हमने देखा कि लॉ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि एनालिटिकल स्कूल और पॉजिटिविस्ट स्कूल ये किस तरह से लॉ को देखता है। ठीक है, ये कैसे लॉ को डिफ़ाइन करता है। तो इसके जो लीडिंग एक्सपोनेंट है वो जॉन ऑस्टिन है। ठीक है, तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, यानी हम एनालिटिकल स्कूल और पॉजिटिव स्कूल को दो आर्ग्यूमेंट्स में कवर कर सकते हैं। पहला क्या है, ठीक है, सोर्स के बारे में कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरन कैन ओनली मेड बाय सोवरन अथॉरिटी। तो एनालिटिकल वाले कहते हैं कि लॉ सिर्फ और सिर्फ सोवरन बंदा ही बना सकता है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो कोई एक बंदा है। ठीक है, पहले किंग्स होते थे, तो अगर लॉ का जो सोर्स है वो किंग के पास है। ठीक है, यानी बेसिकली जो सोवरन है, सोवरेनिटी क्या होता है, इस पर भी मेरी अलग से वीडियो है, डिटेल के लिए आप देख सकते हैं। तो मुख्तसर ये कि सोवरेनिटी बोलते हैं कि वो शख्स, वो बंदा
जिसके पास अल्टीमेट पावर हो। तो एनालिटिकल स्कूल वाले यही कहते हैं कि वो बंदा, वो शख्स या वो इंस्टीट्यूशन, वो ग्रुप या जो भी है जिसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी है, हमेशा लॉ वही बनाएगा। ठीक है, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरन, कैन ओनली मेड बाय सोवरन अथॉरिटी। ठीक है, वही पीछे वाली बात होगी कि सिर्फ़ और सिर्फ जो सोवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी है वही इसको बना सकती है। आज के दौर में हम कह सकते हैं कि जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट के अगर आप 4 करैक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो उसमें पॉपुलेशन आता है, टेरिटरी आता है, गवर्नमेंट आता है और सोवरेनिटी आता है। तो स्टेट, मॉडर्न जो स्टेट है ये सोवरन होती है। तो जो लॉ है वो एनालिटिकल स्कूल या पॉजिटिव स्कूल के मुताबिक स्टेट ही बनाती है। इसके बाद नंबर 2 जो सबसे अहम बात है कि फोर्स इज़ द एसेंस ऑफ लॉ। पॉजिटिव स्कूल वाले कहते हैं कि ऐसा लॉ जिसके पीछे फोर्स नहीं है वो लॉ ही नहीं है। ठीक है, जिस तरह ये मैंने लिखा है कि व्हाट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड और सैंक्शनड बाय स्टेट्स कोर्सिव पावर इज़ नॉट लॉ। कि फ़र्ज़ करें स्टेट कहती है कि ये एक लॉ है और उसके पीछे ये नहीं है कि अगर कोई बंदा इस लॉ को फॉलो नहीं करता तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा लॉ है तो वो एनालिटिकल स्कूल के मुताबिक लॉ ही नहीं है। ठीक है, तो लॉ हमेशा वही है जो कंपेल, जिस तरह ये मैंने लिखा है कि लॉ कंपेल्स ओबीडियंस, कि लॉ मजबूर करता है, कंपेल करता है। अगर आप नहीं भी फॉलो करना चाहते तो लॉ आपको कंपेल करवाता है। क्यों? क्योंकि पीछे उसकी कोर्सिव पावर होती है। अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, वो सज़ा किसी भी नौयत की हो सकती है। तो ये जो पीछे पावर है, ठीक है, जो कोर्सिव पावर है स्टेट की जो कि कंपेल करवाती है ओबीडियंस, ये है फोर्स, कि फोर्स इज़ द एसेंस ऑफ लॉ। ऐसा लॉ जिसके पीछे फोर्स नहीं है वो लॉ ही नहीं है। तो ये 2 मेन बुनियादी आर्ग्यूमेंट्स हैं एनालिटिकल स्कूल या पॉजिटिव स्कूल के। अब इस पे हम थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देखते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है कि टू रिजिड अनप्रोग्रेसिव। तो जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो कहते हैं कि भाई ये बड़ा ही रिजिड किस्म का है, ख़ास तौर पे जो इसका पहला पॉइंट है कि लॉ, इसका सोर्स क्या लॉ का। तो वो कहते हैं कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरन, कि जो सिर्फ सोवरन है, चाहे वो एक बंदा है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो जो मर्ज़ी है, तो सोर्स ही सिर्फ उसके पास है। कोई दूसरा बंदा लॉ को बना ही नहीं सकता, जिस तरह आज के दौर में लेजिस्लेशन होती है। तो ये कहते हैं कि भाई टू रिजिड है, इसके अलावा अनप्रोग्रेसिव है। ठीक है, तो चूँकि लॉ बनाना ही एक बंदे ने है या किसी एक इदारे ने है तो ये फिर अनप्रोग्रेसिव है, आम लोगों की तो इसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं है। इसके अलावा फोर्स, इसमें फोर्स आ रही है। ठीक है, कोर्सिव पावर है, लोगों को मजबूर किया जाता है, ठीक है, कि वो लॉ को फॉलो करें। तो वो कहते हैं कि ये बड़ा ही अनप्रोग्रेसिव है, बड़ा ही यानी पुरानी तर्ज का है। तो ये इसमें मुख्तसर सा क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन क्या है, क्ला मस्ट बी मेड बाय स्टेट, यानी एनालिटिकल स्कूल वाले पहला वो स्कूल था जिसने बाकायदा तौर पर हमें बताया कि व्हाट इज़ लॉ, इसका सोर्स क्या है। तो कंट्रीब्यूशन इनकी यही है कि इस स्कूल ने पहली दफ़ा ये बताया कि जो स्टेट है, जो सोवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी है, वो कोई भी हो सकती है, तो लॉ का सोर्स उसके पास है। ठीक है, यानी अथॉरिटी उसके पास है कि वो लॉ को बनाए। इसके अलावा इसके पीछे फोर्स लगाई गई कि इससे मुराद ये हुआ कि हर बंदा फिर लॉ को फॉलो करेगा, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने लॉ को फॉलो नहीं करना। तो जो स्टेट की कोर्सिव पावर है कि लॉ के पीछे जो फोर्स है, ठीक है, वो कंपेल ओबीडियंस, हर बंदा फिर उसको ओबे करता है। तो ये इसकी कंट्रीब्यूशन थी, बेसिकली इसके यही पहले 2 आर्ग्यूमेंट्स। तो इसके अलावा हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हिस्टोरिकल स्कूल। ठीक है, तो इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं वो सेवेगनी है जर्मनी से, मैनी है, मैटीलैंड है, पोलक है, ये सारे इंग्लैंड से हैं। तो ये आप वैसे याद कर सकते हैं। अब इनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात ये करते हैं कि रिजेक्ट द नेचर ऑफ सोर्स, यानी पीछे जो हमने एनालिटिकल या पॉजिटिविस्ट का पढ़ा कि उनके मुताबिक जो लॉ का सोर्स है वो सोवरन है, यानी जो सोवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसके अलावा कोई लॉ बना ही नहीं सकता। तो हिस्टोरिकल स्कूल वाले इस बात को रिजेक्ट करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं भाई ये बात गलत है। तो सही क्या है? तो हिस्टोरिकल वाले कहते हैं कि लॉ इज़ द रिज़ल्ट ऑफ लॉन्ग हिस्टोरिकल ग्रोथ। इनके नज़दीक लॉ ये नहीं है कि कोई सोवरन अथॉरिटी है वो बैठ गई और उसने लॉ बना दिया। ठीक है, यानी कोई सोवरन बंदा लॉ बना रहा है। इनके नज़दीक जो हमारी हिस्ट्री है, जिस तरह ये मैंने नीचे लिखा है, इवॉल्व्स फ्रॉम सोशल कस्टम्स, कन्वेंशंस, रिलीजन, इकोनॉमिक्स नीड, रिलेशन ऑफ पीपल। ठीक है, ये कहते हैं कि ये लॉ है। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में हमारे जो आबाओ अजदाद हैं, उनके जो आबाओ अजदाद हैं, उनके जो आबाओ अजदाद हैं, तो इसी तरह आप हिस्ट्री में चलते जाएं तो जो हमारी पीछे कस्टम्स हैं, ठीक है, सोशल कस्टम्स हैं, जो रवायात हैं, जो कन्वेंशंस हैं, जो हमारा मज़हब है, ठीक है, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इसके अलावा लोग किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, रिलेशन कायम करते हैं। ठीक है, इसमें कल्चर आ जाता है, हर ख़ित्ते का कल्चर मुख्तलिफ होता है, हर कंट्री के अंदर सूबों का कल्चर डिफरेंट होता है। तो वो कहते हैं कि आप हिस्ट्री में देखें कि लोग किस तरह माजी में रह रहे थे और किस तरह वो इवॉल्व हो रहा है काम। ठीक है, और आज तक पहुंच गया।
मुफसल यानी मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो हमारे मज़हब में है कि जो शराब है वो हराम है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो आइन है उसमें लिखा हुआ है कि जो शराब है वो इल्लीगल है। इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन के बारे में है कि वो भी हमारे मज़हब में है कि वो सही नहीं है, तो इसके बारे में भी हमारे आइन में लिखा हुआ है कि ये इल्लीगल है। इसी तरह अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमारे मज़हब में है कि जो रिबा है, जो सूद है, ये हराम है। तो इसी तरह हमारे आइन में लिखा है कि इसको ख़त्म करने की कोशिशें की जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आप सोशल कस्टम्स की बात कर लें जो शादी ब्याह के मौके पर होती हैं या कोई दुख या सुख होता है तो उस वक्त जो चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हिस्टोरिकल स्कूल वाले बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको सोर्स फ्राहम करती हैं लॉ बनाने का। अब नीचे वाला पॉइंट देखें कि लेजिस्लेशन अ फॉर्मल प्रोसीजर, ठीक है। हिस्टोरिकल वाले कहते हैं कि आज के दौर में जो आप बोलते हैं कि लेजिस्लेशन हो रही है, अवामी नुमाइंदे लाज बना रहे हैं, ठीक है, ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये नहीं है, ये तो एक फार्मल प्रोसीजर है, ठीक है। असल बात क्या है कि कस्टम्स, ट्रेडिशंस, पॉपुलर कंसेंट, सोर्स ऑफ लॉ, ये सारे सोर्स ऑफ लॉज हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि लॉ क्या होगा। अब नीचे वाला पॉइंट कि लॉ नॉट मेड बाय सोवरन बट इज़ सजेस्टेड टू हिम, ठीक है। ये सबसे बड़ा और की पॉइंट है कि लॉ इज़ नॉट मेड बाय सोवरन, कोई एक सोवरन अथॉरिटी लॉ को नहीं बना रही, बट इज़ सजेस्टेड टू हिम बाय दी सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, पॉपुलर कंसेंट, ठीक है। और इसके अलावा रिलीजन, कस्टम्स, ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो वो कहता है कि कोई एक बंदा या कोई एक सोवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी या कोई लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में बैठ के लाज नहीं बना रहे, बल्कि हमारी हिस्ट्री की जो पुरानी रवायात चलती आ रही हैं, ट्रेडिशंस चलता आ रहा है, मज़हब चलता आ रहा है, उसमें जो सारी चीज़ें थी वो सारी की सारी इन जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं उनको सजेस्ट करती हैं कि आपने क्या बनाना है, ठीक है। सारा का सारा ये एवोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है। तो ये था हिस्टोरिकल स्कूल वाले, मैंने कोशिश की कि बताऊं, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब इसमें डिफेक्ट क्या है कि कंजर्वेटिव है, ठीक है, लुक टू मच टू हिस्ट्री। अब ये कहते हैं कि भाई आप हिस्ट्री में ही देखें, जो हमारे आबाओ अजदाद, उनके आबाओ अजदाद, इसी तरह हमारी जो पुरानी तारीख़ में जो चीज़ें चलती आ रही हैं उसी को आप देखें, उसी को आगे कंटिन्यू लेके चलें, ठीक है। लॉ बजाते खुद कोई नई चीज़ नहीं आएगी, जिस तरह आजकल के मॉडर्न दौर में नई चीज़ें हैं। आप फेसबुक या यूट्यूब, ये पहले दौर में तो नहीं था, ये तो आज के दौर में आया है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके बारे में भी लाज है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये उसको फॉलो करते हैं। तो अब हमने ये तो नहीं देखना है कि हिस्ट्री इसके बारे में क्या कहती है, या हमारी जो रिलीजन है या कन्वेंशंस है या कस्टम्स है वो क्या कहती हैं। तो वो कहते हैं कि ये बड़ा कंजर्वेटिव किस्म का है, मॉडरेट नहीं है, और बड़ा ये हिस्ट्री में देखता है चीज़ों को। इसके अलावा इसका मेरिट क्या है, तो मेरिट वाले कहते हैं कि लॉ जो है, यानी ये जो हिस्टोरिकल स्कूल वाले हैं, ये इन्होंने अच्छा ये काम किया कि ये कहते हैं कि लॉ का जो रूट है, रूट इन डीप हिस्ट्री, ये आपकी हिस्ट्री में है। तो इससे क्या होता है कि आप अपनी तारीख को नहीं भूलते, ठीक है। आपकी जो पुरानी रवायात, ट्रेडिशन, कस्टम्स हैं वो चलती आ रही होती हैं। विल ऑफ द पीपल, ठीक है, ये डोमिनेट करेगी, और इनके बगैर आप कोई भी किस्म का लॉ नहीं अप्लाई कर सकते। मसलन कोई सोवरन उठ खड़ा और वो कहे कि ये लॉ है, इसको लेके चलो, तो हिस्टोरिकल स्कूल वालों के मुताबिक कोई भी बंदा उसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उनकी वो ट्रेडिशन नहीं थी, उनकी जो कस्टम्स थी, रवायात थी, वही उसमें नहीं है। तो जो विल ऑफ द पीपल है, ठीक है, हिस्टोरिकल स्कूल में ये डोमिनेट करेगी, ठीक है। क्योंकि जो कस्टम्स होती हैं, ट्रेडिशंस होती हैं, ये कोई एक बंदे की तो नहीं होती, ये म्यूचुअल एक्सपीरियंस होता है, शेयर्ड एक्सपीरियंस होता है लोगों का। तो इसी तरह अगर आप ट्रेडिशंस की बुनियाद पे, कस्टम्स की बुनियाद पे कोई लॉ बनाएंगे, ठीक है, तो वो सारे लोग फॉलो करेंगे। अगर आप किसी और बेस पे बनाएंगे तो कोई उसको फॉलो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी हिस्ट्री के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये था हिस्टोरिकल स्कूल, इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे आखिर में आता है सोशियोलॉजिकल स्कूल, ठीक है। अब इसके एक्सपोनेंट कौन है, डुगेट है, क्राबे है और लस्की है। तो डुगेट क्या कहते हैं कि मैन लिव्स इन सोसाइटी इन विच अलोन हिज नीड्स एंड डिज़ायर्स कैन बी फुलफिल्ड। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल वाले ज़रा सोशियोलॉजी में आते हैं, और वो क्या कहते हैं कि मैन लिव्स इन अ सोसाइटी, जो इंसान है वो माशरे में रहता है, इन विच अलोन हिज नीड्स एंड डिज़ायर्स कैन बी फुलफिल्ड। अब हम जानते हैं कि मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे जो मर्ज़ी है, हम एक माशरे में रहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम एक माशरे में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, कोई इंडिया में या कोई जहाँ भी है, तो इसमें रहे बगैर हमारी कोई ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर अगर आपको उठा के अगर मार्स पे कोई छोड़ आए,
तो वहाँ पे जाके आपने क्या करना, आपने ये तो नहीं सोचना कि मैं यहाँ पे कोई पीएचडी कर लूँ या मैं दौलत इकट्ठी कर लूँ या ये कर लूँ। तो आप वो करेंगे तो किसके लिए करेंगे, ठीक है। जब आपके इर्द गिर्द कोई है ही नहीं, आपने किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करना, तो बस फिर रहते हैं आप अकेले ही। तो डेगट कहते हैं कि मैन जो है वो सोसाइटी में रहता है, माशरे में रहता है दूसरे लोगों के साथ, और उसके अंदर ही उसकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होनी है। अब सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल रूल्स विदाउट विच पीस कैन नॉट बी अचीव्ड। अब आगे उन्होंने बात को बढ़ाया और कहा कि जो सोसाइटी है वो उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, और अगर वो रूल्स ना होंगे तो सारी बात है माशरे में बदअमनी होगी, ठीक है, अनार्की होगी। अब इस बात को हम आगे देखते हैं और ज़्यादा समझ आएगा कि एवरी इंडिविजुअल ऑब्जर्व दीज रूल्स, क्यों सेल्फ इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस टेलिंग। अब ये इसमें की पॉइंट है, ठीक है। वो कहता है कि इंसान माशरे में रहता है, उस माशरे में वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करता है, और वो जो इंटरेक्शन होती है, ठीक है, दूसरों के साथ, वो माशरे में कुछ सोशल रूल्स पैदा करती है। अब वो सोशल रूल्स ही बेसिकली लॉ का सोर्स बनती है, ये सोशियोलॉजिकल स्कूल वालों का कहना है। इसको हम आगे और ज़रा मैं वाज़ह करूँगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे देखते हैं कि एवरी इंडिविजुअल ऑब्जर्व दीज रूल्स। अब लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, उनके साथ कैसे मामला लेके चलने हैं, उसके बारे में जो सोशल रूल्स बने हुए हैं, इंसान उसको फॉलो करता है। और उसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले रीज़न है सेल्फ़ इंटरेस्ट, ठीक है। क्योंकि इंसान ये जानता है, उसे इस बात की अवेयरनेस है कि मेरी जो ज़रूरियात हैं वो इधर ही पूरी होनी है, ठीक है। अगर मैं कोई दो नंबरी काम करूँगा, किसी दूसरे तरीके से फॉलो करूँगा, तो सारी बात है उसका अल्टीमेटली मुझे नुकसान ही होना है, क्योंकि दूसरे लोग भी इसमें रह रहे हैं, दूसरे लोग भी कुछ किसी न किसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मैंने अपनी ज़रूरियात को पूरा करना है, ठीक है, तो ये मेरे सेल्फ़ इंटरेस्ट में है कि मैं इन रूल्स को फॉलो करूँ। इसके अलावा उसका एक्सपीरियंस उसे बताता है, यानी वो जब से पैदा हुआ है वो देख रहा है कि लोग एक ख़ास तरीके से चल रहे हैं, वो आपस में इंटरेक्शंस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं। तो उसका ये तजर्बा उसको बताता है कि अगर मैंने पीसफुल तरीके से अपने सेल्फ़ इंटरेस्ट को अचीव करना है, जो भी मेरे मुफाद में है, तो मैंने किसी ना किसी ये जो सोशल रूल्स हैं इनको फॉलो करके ही करना है। अब अगला पॉइंट कि नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ सोशल नीड्स एंड रूल्स इज़ द रियल सोर्स ऑफ लॉ। अब ये सबसे मेन और की पॉइंट है कि नॉलेज, इस बात का इल्म, और अवेयरनेस या इस बात का शऊर ऑफ सोशल नीड्स, ठीक है, कि ये माशरती ज़रूरियात हैं, एंड रूल्स, और जो असूल हैं, इज़ द रियल सोर्स ऑफ लॉ। कि मुझे अगर इस बात का इल्म है, मुझे इस बात का शऊर है ऑफ सोशल नीड्स, कि ये माशरती ज़रूरियात है कि इसमें रूल्स हों, ये चीज़ें हों, तो वो बेसिकली लॉ का सोर्स बन जाता है। अब ये नीचे वाला पॉइंट भी देखें कि स्टेट डज नॉट क्रिएट दैम, ठीक है, स्टेट इसको नहीं बनाती, बट फार्मूलेट दैम टू प्रिजर्व सोशल सॉलिडारिटी। कि जो स्टेट होती है उसमें यह नहीं होता कि जो, जिस तरह मैंने पीछे बात की कि लेजिस्लेचर जो अवामी नुमाइंदे हैं वो बैठें और उन्होंने कहा कि हम लॉ बनाते हैं, लॉ बन गया। या जिस तरह पहला हमने एनालिटिकल वाला पढ़ा कि, या पीछे हिस्ट्री वाला पढ़ा कि हिस्ट्री में है, या पीछे एनालिटिकल वाला पढ़ा कि कोई सोवरन है वो लॉ को बनाता है। वो कहता है कि ऐसा काम नहीं होता, स्टेट डज नॉट क्रिएट दैम, स्टेट इसको नहीं बनाती, बट फार्मूलेट दैम। लेकिन क्या है कि लॉ बने हुए हैं, स्टेट का काम सिर्फ ये है कि वो इसको फार्मूलेट करती है, ठीक है, वो उसे यानी बाकायदा जो फार्म है उसमें लेके आती है, कोई नई चीज़ हमारे सामने नहीं रख देती कि ये लॉ बन गया, ठीक है, लेकिन उसे फार्मूलेट करती है टू प्रिजर्व सोशल सॉलिडारिटी, कि या पीस भी आप कह सकते हैं, कि सोशल जो सॉलिडारिटी है या सोशल पीस है उसको कायम करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं माशरे में रह रहा हूँ, ठीक है, मैंने अगर फ़र्ज़ करो मैंने ट्रेड करनी है, तो मैंने किसी ना किसी के साथ इंटरेक्शन में आना है, किसी के साथ मैंने इंटरेक्ट करना है, मैंने किसी से कोई चीज़ परचेज़ करनी है, कोई कारोबार करना है, या मैंने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या मैंने मतलब कोई भी मैंने किसी के साथ जब मैंने इंटरेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, किसी के साथ भी, तो उस वक़्त कोई ना कोई रूल्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और वो जो रूल्स हैं वही सोशियोलॉजिकल वाले कहते हैं, बल्कि वो जो सिचुएशन है वो सोशियोलॉजी वाले कहते हैं कि वो सोर्स ऑफ लॉ बन जाती है, ठीक है। इसके बाद ये वही ऊपर वाली बात कि सोशल टाइज़ आर लॉस, कि जो हमारी सोशल टाइज़ हैं, जो हमारे सोशल रवाबत हैं दूसरों के साथ, वही बेसिकली लॉ है, ठीक है। कि मैं अगर किसी दुकान पे जाके चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ तो किसी न किसी मैं लॉ के तहत वो परचेज़ कर रहा हूँ, तो वो एक मेरी इंटरेक्शन आ गई दूसरे के साथ, तो यही बेसिकली लॉ का सोर्स फ्राहम करती है कि वो इंटरेक्शन किस तरह की होनी चाहिए, कम फ्राम सोसाइटी एंड नॉट फ्राम स्टेट। कि ये जो सोशल टाइज़ हैं ये चूँकि हमारी सोसाइटी में होती हैं, माशरे में होती हैं, लिहाजा वो सोसाइटी, वो माशरा हमें सोर्स ऑफ लॉ फ्राहम करता है, स्टेट नहीं करती कि कोई स्टेट हमें ला दे रही है, या पॉलिटिकल अथॉरिटी सोवरन है कोई, तो वो हमें ला दे रहा है।
इसके अलावा सैंक्शन नॉट फोर्स ऑफ स्टेट। अब ये पीछे जो हमने सबसे पहला पढ़ा था एनालिटिकल वाला था, वो कहते हैं कि फोर्स इज़ द एसेंस ऑफ लॉ, कि वो लॉ जिसके पीछे फोर्स नहीं है तो वो लॉ ही नहीं है। तो सोशियोलॉजिकल वाले कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, जो आप सैंक्शंस की बात कर रही हैं कि कोई लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो आप उसे पेनल्टी देंगे, तो नॉट फोर्स ऑफ स्टेट, तो ये बेसिकली स्टेट की फोर्स नहीं है लेकिन साइकोलॉजिकल अवेयरनेस। क्या साइकोलॉजिकल अवेयरनेस? वो कहते हैं कि एनालिटिकल वाले तो कहते हैं कि अगर कोई लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी, ठीक है, वो फिज़िकल हार्म भी हो सकता है, जेल में पकड़ के आप डाल दें आप उसे। तो सोशियोलॉजिकल वाले कहते हैं कि यहाँ पर ये केस नहीं है, लोग लॉ को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि इससे सोशल अप्रूवल मिलेगी, और जो बंदा लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो उसके पीछे सैंक्शन या उसके पीछे फोर्स क्या है? उसके पीछे फोर्स ये है सोशल डिसअप्रूवल, कि लोग फिर उसे अप्रूव नहीं करेंगे जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं। तो यही बेसिकली एक साइकोलॉजिकल अवेयरनेस है। लोग लॉ को फॉलो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इससे सोशल अप्रूवल होगी। इसके अलावा उनका सेल्फ इंटरेस्ट सिर्फ इस तरीके से अचीव हो सकता है और उनका एक्सपीरियंस उसको बताते हैं। और लोग लॉ को इसलिए यानी कि फ़ॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो इससे सोशल डिसअप्रूवल हमें मिलेगी, और यही बेसिकली एक सैंक्शन है उनके लिए, पेनल्टी है कि उन्हें सोशल डिसअप्रूवल मिल गई। तो ये था ओवरऑल सोशियोलॉजिकल स्कूल। तो ये था एक ओवरऑल 3 स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस इन लॉ। ठीक है, मैंने कोशिश की कि अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से बताऊं कि ये क्या होते हैं। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता चला होगा। तो इसके बारे में, लॉ के बारे में, सोवरेनिटी के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी इन सब पे वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।